नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। भिनाई में एक दिवसीय एस्केट योजनांतर्गत ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भिनाई में किया गया। इस शिविर में भिनाई के उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी एवं प्रधान संपत राज लोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम त्रिपाठी ने कहा कि पशुधन की सुरक्षा व संरक्षा करना हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है। शिविर के प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने पशुपालकों को पशुओं की उचित देखभाल और प्रबंधन व पशु बीमा संबंधित जानकारी दी व डॉक्टर भूपेंद्र जैन ने पशुपालकों को समय पर टीकाकरण व मौसमी बीमारियों से बचाने के उपाय बताए। शिविर में विभाग के सुशील शर्मा, महेश भानावत, अमीन मोहम्मद, हेमराज सेन, हंसराज गुर्जर, अमरचंद गुर्जर, नितेश वर्मा, सोराज धोबी, राजू कुम्हार, जगदीश उदय, ओम प्रकाश, दुर्गालाल धानका आदि कार्मिक उपस्थित रहे। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा लोहड़ी पर्व बड़ी श्रद्धा और भावना धूमधाम से मनाया गया। दिनांक 13 जनवरी शुक्रवार को विजयनगर गुरुद्वारा साहिब में शाम दीवान में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ आयोजन हुआ व कीर्तन दरबार बीबी हरप्रीत कौर जी, भाई साहब गुरुदयाल सिंह जी भीलवाड़ा वाले, गुरुशरण सिंह जी होशियारपुर वाले संगत को कथा में बताया कि लोहड़ी पंजाबी किसानों के लिए नए साल का प्रतीक है। इस दिन किसान प्रार्थना करते हैं और कटाई शुरू होने से पहले अपनी फसलों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। संपूर्ण समाप्ति उपरांत गुरु महाराज का अटूट लंगर संगत में वितरित किया गया। ट्रस्ट के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा ने बताया कि कार्यक्रम में ट्रस्ट के संरक्षक व पूर्व पार्षद गुरुभेज सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा, राजन सिंह टुटेजा, सुरेंद्र जुनेजा, अगम सिंह टुटेजा, गगनदीप सिंह टुटेजा, नंदलाल तीर्थवानी, मनदीप सिंह, हरमीत सिंह टुटेजा, हेमंत पेशवानी, दुर्गा केल्यानी, गुरमीत कौर, भावना कौर, गुरचरण कौर, रजनी कौर, मंजीत कौर, गुरुप्रीत कौर, दीपमाला जुनेजा, जोगेंद्र कौर, आशा विनायक, मुस्कान कौर आदि सदस्य मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य तथा राजस्थान हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट भुवनेश शर्मा को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का को चेयरमैन नियुक्त होने के अवसर पर शुक्रवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के सानिध्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित चेयरमैन शर्मा ने कहा कि बार काउंसिल का उद्देश्य अधिवक्ता के हितों का संरक्षण करना है तथा अधिवक्ता पेशे की गरिमा को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि संस्था के जो मुख्य उद्देश्य हैं उन्हीं उद्देश्यों पर काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। संगठन के कार्यों में पारदर्शिता रखते हुए वो अधिवक्ता हितों के लिए काम करेंगे तथा अधिवक्ता व्यवसाय की गरिमा को बढ़ाना भी उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने शर्मा को केसरिया कलर का दुपट्टा ओढ़ाकर व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। समारोह में अधिवक्ता अशोक यादव, डॉक्टर मनोज आहूजा, रविंद्र पालीवाल, उमेश वतवानी, अजय शर्मा, शिल्पा शर्मा, अनिमा जैन, श्याम गुप्ता, योगेश शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे, जिन्होंने शर्मा को इस नई जिम्मेदारी मिलने की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सशक्त महिलाएं होंगी तो देश का निर्माण हो सकेगा, ये विचार मसूदा उपखंड अधिकारी डॉक्टर संजू मीना ने मसूदा विधानसभा के सथाना गांव में आज अभी चल व एक पहल फाउंडेशन के गठबंधन से महिला सशक्तिकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम में रखे। आयोजित कार्यक्रम में मसूदा उपखंड अधिकारी डॉक्टर संजू मीना, मसूदा प्रधान श्रीमती मीनू कंवर, सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती मुकेश कंवर राठौड़, सथाना पूर्व सरपंच अशोक कुमार साहू, अमिताभ जी जोशी, बच्चन कौर जी, श्री गिरिराज सिंह जी राठौड़, अभिचल संस्था के संस्थापिका श्रीमती महिमा राठौड़, एक पहल फाउंडेशन के संस्थापक राजेंद्र जी शर्मा,
रश्मि शर्मा, अशोक शर्मा आदि ने अपने विचार रखे। संस्था का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है ताकि वह अपने परिवार, समाज, देश उत्थान में सहयोग कर सकें। अभी चल वह एक पहल फाउंडेशन भिक्षा मुक्त राजस्थान के निर्माण में के लिए प्रयासरत है। अभी चल सथाना गांव में विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन कर रहा है। गांव को IT से जोड़ने का भी प्रबंध कर रहे हैं ताकि गांव के बच्चों को कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर कोर्स आदि के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, महंगी फीस नहीं देनी पड़े और वह सब सुविधा जो शहर में है वह गांव में उपलब्ध करा सके। फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है। कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश कंवर राठौर ने किया, जो अपने आप में महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। महिमा राठौर ने महिलाओं को मोटिवेट किया। समाज से, घर से निकल करके किसी मंच पर आना और उस पर बने रहना, आना एक अलग विषय है, लेकिन उस स्थान पर बने रहना और पूरा मर्यादा में बने रहना, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये कोई और उदाहरण दे सकता है तो महिमा राठौर दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। ये समाज से निकल करके इतना संघर्ष करके सोचती है। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य और इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में युवा सप्ताह के दूसरे दिन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक इकाई उपाध्यक्ष रामदेव प्रजापत ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा सप्ताह के रूप में आयोजित कर रही है, जिसमें आज दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर निबंध प्रतियोगिता करवाई गई। पहले दिन खेलो युवा के तहत बैडमिंटन प्रतियोगिता करवाई गई थी। आगामी दिनों में पोस्टर निर्माण, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी व अन्य प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मिताली सोनी, द्वितीय हर्षिता सेन व तृतीय रामचंद्र सैनी और समीर जाटव संयुक्त रूप से रहे। इस अवसर पर राजेंद्र कालस, राजेश गुर्जर, दीपेश बांता, योगेश फामरा, दीपक टेलर, अभय शर्मा, हर्षवर्धन, पूजा, नेहा सिंह, प्रीति मीना, योगेश, सत्येंद्र मीना, गोपाल सहित कई विद्यार्थी उपस्थित रहे। निजता के अधिकार के फैसले में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा था कि तकनीकी विकास ने ऐसी पत्रकारिता को सुगम बनाया है जो पहले से कहीं ज्यादा दखल देने वाली है। क्या होता अगर 2016 में पनामा पेपर्स प्रकाशित होने से पहले इंडियन एक्सप्रेस को टैक्स हेवन में खाते रखने वालों की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए डेटा सुरक्षा बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता। अगर भारत के गोपनीयता बिल का नवीनतम संस्करण पारित हो जाता है तो सरकार द्वारा पत्रकारिता के लिए मौजूद डेटा संरक्षण दायित्वों से छूट के हटने के साथ भविष्य में इस तरह के खुलासों के साथ ऐसा ही हो सकता है, यानी कि व्यक्तिगत डेटा वाली किसी भी कहानी के लिए पत्रकारों को प्रस्तावित डेटा संरक्षण बोर्ड के सामने यह साबित करना पड़ सकता है कि उनकी कहानी सार्वजनिक हित में थी और यह स्पष्ट नहीं है कि इस बोर्ड में कौन है। गोपनीयता बिल के 18 नवंबर को जारी चौथे संस्करण, जिसे अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 कहा जाता है, के लिए सार्वजनिक परामर्श 2 जनवरी को समाप्त हो गया। यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले तीनों संस्करणों 2018, 2019 और 2021 सभी में पत्रकारिता के काम को बिल के कुछ दायित्वों से छूट दी गई थी। 2018 संस्करण को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे 2019 में IT मंत्रालय द्वारा संशोधित किया गया और फिर 2021 में 2019 संस्करण को देखने के लिए गठित एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जारी किया गया था। पिछले संस्करणों के तहत समाचार प्रकाशकों को पहले से ही डेटा के लिए एक काम देने वाले और या सदस्यता सेवा प्रदाता के रूप में जिम्मेदार माना जाता था। उनके लिए नैसर्गिक तौर पर अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना अनिवार्य किया गया था। डेटा फिड्यूशरीज वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करती हैं और गोपनीयता बिलों के तहत सभी जिम्मेदारियों के निर्धारण के केंद्र में रही हैं। उदाहरण के लिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अधिकांश डिजिटल सेवा प्रदाता, सरकार का UIDAI, कर्मचारी डेटा वाले सभी एम्प्लॉयर्स, सभी को बिल के तहत डेटा फिड्यूशरीज यानी डेटा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए प्राप्त छूट को हटाकर डेटा सुरक्षा दायित्वों को अब बढ़ाकर कहानियों तक पहुंचा दिया गया है। 23 दिसंबर को IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कोई सिर्फ एक पत्रकार होने की वजह से खुली छूट कैसे पा सकता है? किसी के लिए कोई खुली छूट नहीं है। लेकिन जैसा कि कई विशेषज्ञों ने बताया, यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया में काफी संघर्ष पैदा करेगा और मीडिया पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। क्यों पत्रकारों को छूट की आवश्यकता है? जुलाई 2018 में जस्टिस श्रीकृष्णा समिति ने गोपनीयता बिल के पहले संस्करण के साथ एक रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पत्रकारों को व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के मानकों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनके लिए जानकारी तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। इसके बजाय समिति ने सुझाव दिया था कि सभी मीडिया संस्थान सार्वजनिक रूप से उन प्रकाशित गोपनीयता मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हों जिन्हें डेटा सुरक्षा नियामक द्वारा उचित माना जाता है। ये मानक विभिन्न मीडिया रेगुलेटरी संगठनों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। केवल वे पत्रकार जो या तो अपने संस्थान के जरिए या स्वतंत्र पत्रकारों के मामले में जो स्वघोषित रूप से उनका पालन करते हैं उनको छूट दी जा सकती है। श्री कृष्णा समिति को दिए आवेदन में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कुछ मानकों को रेखांकित किया जिनका पत्रकारों को पालन करना चाहिए, जैसे कि सटीक, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, उद्देश्यपूर्ण, प्रासंगिक और निष्पक्ष तथ्यों को प्रकाशित करना, डेटा को सुरक्षित रखना और लोगों के निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत डेटा को प्रयोग में लेना। एक प्रौद्योगिकी वकील और एक क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंक टैंक XKDR फोरम के विजिटिंग फेलो ऋषभ बेली ने कहा कि पत्रकारों को डेटा संरक्षण कानूनों के कुछ दायित्वों से छूट दी जानी चाहिए ताकि अभिव्यक्ति के अधिकार और निजता के अधिकार के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित किया जा सके और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परिवेश को बढ़ावा मिले। क्या पत्रकारिता में सहमति? बिल्कुल उलट है। सहमति किसी भी डेटा सुरक्षा व्यवस्था के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है, लेकिन मीडिया कस्बे में ब्यावर के कड़ी मार्ग पर चलने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोडवेज बसों के अभाव के कारण ऐसी भरी सर्दी में भी रोडवेज बस की छत पर बैठकर जान जोखिम में डालकर सफर कर रही हैं यात्री। नागोला बस स्टैंड एसोसिएशन अध्यक्ष धनराज साहू ने बताया कि ब्यावर के कड़ी मार्ग वाया मसूदा, बांदनवाड़ा, भिनाय, नागोला इस सड़क मार्ग पर कोरोना काल से पहले हर प्रति घंटे में बस की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से ही इस ब्यावर के कड़ी मार्ग पर मात्र 5-6 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोडवेज बसें चल रही है। इसी कारण रोडवेज बसों के अभाव में कहीं यात्री रोडवेज बस की छत पर बैठकर अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी भरी सर्दी में सफर करने को मजबूर है। बस की छत पर बैठाना है कानूनी अपराध। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निजी बसें या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोडवेज बसें हो या अन्य कोई भी साधन हो, उसकी छत पर बैठाना कानूनी अपराध है। लेकिन फिर भी निजी वाहनों के अलावा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों पर भी यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी भरी सर्दी में भी बस की छत पर बैठकर सफर कर रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान चित्तौड़ प्रांत अजमेर इकाई द्वारा युवा दिवस बार एसोसिएशन अजमेर के हॉल परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अधिवक्ता परिषद अजमेर इकाई के महामंत्री JP शर्मा ने बताया कि युग प्रवर्तक हम सभी के प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हर वर्ष अधिवक्ता परिषद द्वारा युवा दिवस का आयोजन किया जाता है, जिससे युवा अधिवक्ताओं को युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ा रखा जा सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद केंद्र के डॉक्टर स्वतंत्र कुमार ने बताया कि विवेकानंद जी के विचारों में वह क्रांति और तेज था जो आज भी युवाओं में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार कर प्रेरित करता है। हर साल 12 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देश के युवाओं को समर्पित इस दिन को मनाने का एक खास मकसद होता है। दरअसल इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही आध्यात्म में रुचि रखने वाले नरेंद्रनाथ ने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद वह दुनिया भर में विवेकानंद नाम से मशहूर हुए। वह वेदांत के एक विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्हीं की याद में हर साल स्वामी जी की जयंती पर युवा दिवस को मनाया जाता है। अपने विचारों और आदर्शों के लिए मशहूर स्वामी विवेकानंद धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य सभी के ज्ञाता थे। इतना ही नहीं, वह भारतीय संगीत के ज्ञानी होने के साथ ही एक बेहद अच्छे खिलाड़ी भी थे। उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से उनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कई मौकों पर युवाओं के लिए अपने अनमोल विचार भी साझा किए। ऐसे में इस दिवस को इस मकसद से मनाया जाता है कि युवा इस खास मौके पर यह सोच सकें कि वह देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही यह दिन उन्हें यह सोचने का भी अवसर देता है कि वह देश के विकास और प्रगति में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। मुख्य वक्ता एडवोकेट संदीप यादव ने युवा अधिवक्ता का व्यवहार माननीय न्यायालय में तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति किस प्रकार का हो, इस विषय पर युवा अधिवक्ताओं को जानकारी देते हुए कहा कि एक अधिवक्ता का अपने विरोधी अधिवक्ता व विरोधी मुवक्किल के प्रति भी सम्मान का भाव रखे। एक अधिवक्ता को विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के साथ मुकदमे से संबंधित सीधे बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अधिवक्ताओं को अपने विपक्ष को किए गए वैध वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि न्यायालय की तारीख पर उपस्थित होना, समय पर याचिकाओं का मसौदा तैयार करना, प्रतिदिन की तारीख पेशी प्रतिदिन ही करना आदि है।
अधिवक्ता परिषद इकाई की कार्यकारिणी सदस्य भरत कुमावत ने अधिवक्ता परिषद की जानकारी देते हुए कहा कि अधिवक्ता परिषद अधिवक्ताओं का एक ऐसा संगठन है जिसमें राष्ट्रवादी सोच, सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव तथा अपनी बौद्धिक शक्ति से एक्टिविस्ट के रूप में समाज में काम करने व देश में जो काफी गरीबी है अब सामाजिक असमानता है समाज के अंदर सामाजिक चेतना को जागृत करना, मानवाधिकार, पर्यावरण, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक न्याय के विषयों और संसदीय लोकतंत्र में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इन्हीं सब विषयों पर काम करने वाले अधिवक्ताओं का एक संगठन है जो न्याय मम धर्म अर्थात न्याय दिलाना ही मेरा धर्म है इस ध्येय वाक्य के साथ काम कर रही है। युवा वक्ता विधु शर्मा ने समाज की युवा अधिवक्ताओं से अपेक्षा के विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हम वकालत को व्यवसाय का पेशा न मानकर सेवा का एक माध्यम मानकर कार्य करें। युवा ही देश का भविष्य होते हैं। ऐसे युवा और अधिवक्ता जब दो महत्वपूर्ण कड़ी एक हो तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। युवा अधिवक्ता समाज कल्याण के लिए भी कई कार्य अपनी वकालत के माध्यम से कर सकते हैं जिसका लाभ समाज को हो। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता माधव सिंह राणा व रवीना सागर ने किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद अधिवक्ता परिषद अजमेर इकाई के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने दिया। 7 सितंबर 1992 को स्थापित हुई थी, जिसे श्री दत्तोपंत जी ने स्थापित किया था। और यह अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद वर्ष 1992 से पूर्व विभिन्न संगठनों के रूप में कार्यरत थी। वर्ष 1975 से 77 के मध्य आपातकाल की स्थिति में जब नागरिकों के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे, ऐसे समय में विभिन्न अधिवक्ताओं ने राष्ट्रवादी अधिवक्ताओं ने अपने अपने स्तर पर संगठनों का निर्माण किया था। सीमित नहीं है बल्कि समाज के शोषित वंचित लोगों को भी इसमें समावेशन है। संगठन अपने ध्येय वाक्य न्याय एवं धर्म के सिद्धांत को मनसा वाचा कर्मणा अंगीकार किए हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का संकल्प के साथ ये संगठन निरंतर अपने पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ चल रहा है।